हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे 1 जुलाई 2024 से तीनों क्रिमिनल लॉज यानी कि बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस जो है लागू हुए हैं। बट इनके लागू होने के कुछ समय के बाद ही इनको जो है चुनौती दी जाने स्टार्ट हो गई है इनके कुछ प्रोविजंस को। तो आखिर वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि वो आपके बीएसए और बीएनएस को लेकर के हैं। तो आखिर देखते हैं कि इनके कौन कौन से वो प्रोविजंस हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो है चुनौती दी गई है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि बीएसए के तो जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं और जो स्वीकारोक्ति है, ठीक है, एडमिशन है, कन्फेशन है, उसके संबंध में यहाँ पर बातें की गई हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया और किन ग्राउंड्स पर किया गया है। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहेगा हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ें ये कहना चाहते हैं कि किन लोगों ने यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया है, ये लोग हैं। यहाँ पर देखिए, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सूचीबद्ध किया गया है। किस चीज़ को लेकर? बीएनएस और बीएसए के कुछ प्रोविजंस को लेकर के। इन 5 फरवरी को आने वाले अन्य मामले यानी कि और भी अलग केसेस जिनमें बीएनएस और बीएसए के प्रोविजंस को जो है चुनौती दी गई है, उनमें आज़ाद सिंह कटारिया बना भारत संघ का केस है, मुन्ना गुरुदी बार एसोसिएशन बना भारत संघ के केस के साथ इन सारी जो भी चीज़ें हैं उनको एक जगह इंक्लूड कर दिया गया। कहने का मतलब है कि बीएसए और बीएनएस के प्रोविजंस को जिन केसेस के थ्रू चैलेंज किया गया उनको एक जगह जो है यहाँ पर ऐड कर दिया गया। सबकी सुनवाई एक साथ चलेगी। यहाँ पर जो बोइनापल्ली हैं, पूर्व सांसद थे, उन्होंने कोर्ट के समक्ष 2 रिट याचिकाएं फाइल की, जिसमें उन्होंने एक तो बीएनएस के सेक्शन 113 जिसमें कि आपके आपराधिक कृत्य को शामिल किया गया है, और 152 जिसमें भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली चीज़ों के बारे में बात की गई, जो कि आईपीसी के सेक्शन 124 के एक जगह जो है इंक्लूड हुआ है, कि संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 61, 63 और धारा 22 के दूसरे प्रावधान और सेक्शन 24 के एक्सप्लेनेशन सेकंड यानी कि जो आपके सहअभियुक्त द्वारा कन्फेशन के संबंध में जो दूसरा स्पष्टीकरण जोड़ा गया था कि सहअभियुक्त की अनुपस्थिति में भी जो है वहाँ पर बात की चीज़ें की जा सकती हैं, उनको, और धारा 168 के पहले प्रावधान को जो है यहाँ पर चुनौती दी गई है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बीएनएस की इन दोनों धाराओं को और बीएसए की इतनी सारी धाराओं को जो है यहाँ पर चुनौती दी गई है। अब बारी बारी से देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन्होंने ऐड की है। सबसे पहले देखते हैं बीएनएस का सेक्शन 113। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि बीएनएस की सेक्शन 113 जो है वो अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट के प्रावधानों के समान है, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत भी वो चीज़ें दी हुई हैं जो 113 बीएनएस में है। तो इसमें यूएपीए की प्रक्रियात्मक सुरक्षा का भाव है, यानी कि ये यूएपीए के अंतर्गत जो प्रोसीजर सिक्योरिटी सुरक्षा दी हुई है वो 113 के अंतर्गत नहीं दी हुई है। इस संबंध में यह रेखांकित किया गया है कि यूएपीए के तहत राज्य और केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है और जमानत देने के लिए कठोर शर्तें होती हैं। हालांकि बीएनएस के मामले में ऐसा नहीं है, ठीक। इन्होंने कहा कि जो आपके आतंकवादी कृत्य यूएपीए के अंतर्गत शामिल है, उनमें जो प्रोविजंस है, जो प्रक्रिया है, जो कठोर प्रोसीजर है, वो बीएनएस के सेक्शन 113 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। जब दोनों के अंदर चीज़ें समान है तो फिर दोनों के अंदर जो प्रोसीजर जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा है उसको अलग अलग क्यों किया गया है। दूसरा, यहाँ पर सेक्शन 113 को लेकर इन्होंने क्या बात कही है कि धारा 113 गैर बाधा खंड से शुरू नहीं होती। बीएनएसएस की धारा 173 के साथ इसका स्पष्टीकरण संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना दर्ज करने को पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी के मनमाने विवेक के अधीन बनाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर आपने 113 को इंक्लूड किया गया है तो 113 किसी भी गैर बाधा खंड से शुरू नहीं होती, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा स्टार्ट नहीं किया गया है। और 173 बीएनएसएस के अंदर जो है आपका वो संज्ञेय मामलों में सूचना के संबंध में बात की गई है, ठीक है। इस विवेक जो यहाँ पर इन्होंने विवेकाधिकार दिया है, इसके बारे में इन्होंने कहा है कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाना है, कौन से सिद्धांत इसका मार्गदर्शन करते हैं, इस बारे में सब चीज़ें मौन है। किस दिशा निर्देश या किस तरीके के अभाव में जिससे इस तरह के विवेकाधीन निर्णय का प्रयोग किया जाना है, बीएनएसएस की धारा 113 का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से मनमाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ बीएनएस नहीं है, बीएनएस होगा, यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड ये वाला सेक्शन यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया।
उसके बाद आते हैं, देखिए मेनली अगर हम सेक्शन 113 को इंक्लूड करें तो 113 में इनके कहने का मतलब ये है कि बीएनएस के अंदर सेक्शन 113 जो दिया है वो यूएपीए के में दिए हुए उन प्रोविजंस के ही समान है, बट दोनों का प्रक्रियात्मक सुरक्षा अलग अलग दी हुई है। जब चीज़ें एक्ट सेम है तो दोनों का प्रोसेसर अलग अलग आपने क्यों दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीएनएस की धारा 152 जो आईपीसी के सेक्शन 124 ए का संशोधित और अधिक कठोर संस्करण मात्र है केवल, यानी कि कुछ चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया है, बाकी वहाँ पर समान है बाकी चीज़ें, जिसके संबंध में कार्यवाही पर एसजी वोम्बटेकेरे बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये केसेस देखिए यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब तक रोक लगा दी गई जब तक कि सरकार द्वारा अधिक सटीक परिभाषाओं के साथ इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया। यानी कि आप आईपीसी 124 ए में जो राजद्रोह वर्ड पढ़ते थे उसी का संशोधित रूप 152 बीएनएस में कर दिया है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, आर्थिक चीज़ों को खतरा पहुंचाने वाली चीज़ें। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ वो चीज़ें भी इंक्लूड है जो आईपीसी के अंदर थी, बाकी कुछ एक्स्ट्रा, तो वो ये कह रहे कि उसका कठोर संस्करण आपने कर दिया है। बट फिर भी इनके कहने का मतलब क्या है कि ये जो केस है एसजी वोम्बटेकेरे बनाम भारत संघ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 124 ए आईपीसी के चीज़ों पर रोक लगा दी थी। कब तक कि जब तक इसकी परिभाषाओं पर पुनर्विचार नहीं कर लेता है सुप्रीम कोर्ट, तब तक आप इन सेक्शन का यूज़ नहीं करोगे। तो वहाँ पर जो है यहाँ गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग इसको एक नए रूप में संशोधित कर दिया। तो यहाँ पर बाद में पता चलेगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएंगी। अभी तो फिलहाल यहाँ पर याचिकाएँ फाइल की गई हैं। नेक्स्ट फिर इन्होंने 152 को लेकर ही बात की है कि 152 में प्रयुक्त शब्द विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करना उसकी अस्पष्टता से ग्रस्त है। इनके कहने का मतलब है कि 152 धारा के अंतर्गत जो विध्वंसक गतिविधियां वर्ड यूज हुआ है, अलगाववाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करना वर्ड यूज हुआ है, इनको क्लियर नहीं किया गया कि इनका मतलब हम क्या माने, इनके अंदर आप किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हो जो धारा 124 ए में पाई जाती हैं। इससे धारा 152 भी मनमाने और भेदभावपूर्ण तरीके से लागू होने के लिए समान रूप से प्रिवेंट हो जाती है, जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और 152 बीएनएस अनुच्छेद 19(1) ए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करती है, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 19(2) के दायरे से कहीं अधिक प्रतिबंध लगा रही है। यानी कि 19(1) के अंतर्गत क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, ठीक है, व्यापार की, आपके संघ बनाने की, बोलने की, हर चीज़ की स्वतंत्रता दी हुई है। बट इनके कहने का मतलब क्या है कि 19(2) के अंतर्गत 19(1) ए पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं 8 प्रकार के, उससे ज़्यादा कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा रही है 150, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें वही जो है विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, क्योंकि उनको बोलने की स्वतंत्रता है। अब आप किस किस चीज़ को अलगाववाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करने में इंक्लूड करोगे, विध्वंसक गतिविधियों में इंक्लूड करोगे, आपने स्पष्ट तो क्या ही नहीं है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि 152 बीएनएस का सेक्शन आर्टिकल 14, 19(1) ए और साथ ही साथ आर्टिकल 21 का जो है उल्लंघन करता है। बीएसए के अब बात आती है यहाँ पर बीएसए। अब हम बीएनएस तो यहाँ पर देखिए बीएनएस कर चुके हैं। बीएनएस में केवल 2 ही सेक्शंस पर यहाँ पर शुरू से ही ये डिस्प्यूट हो रहा है कि 113 और 152 को लेकर के। अब आते हैं हम यहाँ पर बीएसए के अंतर्गत। तो देखिए बीएसए में इन्होंने बात की है कि बीएसए के विवादित प्रावधानों के संबंध में याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ कहा है। 1. बीएसए की धारा 61 कहती है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ठीक है। 61 में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात की गई है। उसके बाद सेक्शन जो है 62 वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित जो एविडेंस होता है उसके संबंध में बात करता है, और सेक्शन 63 जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों की ग्राह्यता, एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर सेक्शन 61, 62 और 63 तीनों जो है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। और अब अभी हमने शुरू में ही क्या पढ़ा था कि बीएसए के तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोविजंस को लेकर के और दूसरा स्वीकारोक्ति को लेकर के यहाँ पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो 61, 62 और 63 हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पर रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये अब हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 64A और 64B था उनकी जगह ये चीज़ें हैं, मतलब 64A और 64B में जो दिया गया था वो 61 से 63 तक दिया हुआ है। यद्यपि जो दस्तावेज शब्द है
उसको इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। क्योंकि बिल्कुल हम जो डॉक्यूमेंट्स वर्ड पढ़ते थे, दस्तावेज की परिभाषा हम पढ़ते थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कि हमने इनको दस्तावेज की कैटेगरी में शामिल तो कर लिया है, बट डिजिटल रिकॉर्ड शब्द को हमने परिभाषित नहीं किया है। पहली बात इन्होंने यहाँ पर की है। दूसरा फैक्ट क्या रखा है कि सेक्शन 61 धारा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में बात करती है, धारा 62 और 63 के विरोधाभासी है। क्योंकि 61 तो पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की बात करती है, ठीक है, और दूसरा 62, पहले मैं आपको 61 में बता दूं क्या दिया हुआ है। सेक्शन 61 ये कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कोई भी बात, यानी कि इसमें दी हुई कोई भी बात इस ग्राउंड पर साक्ष्य में किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साक्ष्य की ग्राह्यता से इनकार नहीं करेगी। यानी कि किसी मामले में अगर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साक्ष्य को दिया जा रहा है तो आप ये जो अभी हम बाद में बताएंगे, इस ग्राउंड पर आप इनको लेने से इनकार नहीं कर सकते कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है और धारा 63 के अधीन रहते हुए ऐसे अभिलेख का वही विधिक प्रभाव, विधि मान्यता और परिवर्तनशीलता होगी जो किसी अन्य अभिलेख की होती है। इनके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है उनका वही इफेक्ट पड़ने वाला है, वो ऐसे ही विधि मान्य और परिवर्तनशील माने जाएंगे जैसे कि अन्य रिकॉर्ड माने जाते हैं। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 61 जो है वो 62 और 63 की विरोधाभासी है, क्योंकि सेक्शन 61 डिजिटल रिकॉर्ड को कवर करता है, इसे धारा 63 के अधीन बनाती। क्यों? क्योंकि धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों की एडमिसिबिलिटी की बात करता है कि डिजिटल रिकॉर्डों की ग्राह्यता, लेकिन धारा 62, 63 केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि भाई अगर हम सेक्शन 61 आप देख रहे हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दोनों चीज़ों को इन्होंने शामिल किया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे, जैसे इन्होंने कहा कि 61 डिजिटल रिकॉर्ड को कवर करती है और 63 के अंडर उसे बना रही है। लेकिन अगर 62 और 63 अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो वहाँ अगर आप उसका टाइटल देखेंगे तो उस पर केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल किया गया है, डिजिटल रिकॉर्ड को आपने वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। बिल्कुल जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर आउटपुट के संबंध में ये साबित किया जाना चाहिए कि उक्त गतिविधियाँ के सामान्य क्रम में सूचना कंप्यूटर या संचार डिवाइस में रखी गई है, जबकि मूल में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मामले में इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वर्गीकरण समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने सेक्शन 61 से 63 तक के प्रोसीजर्स में एक जो है क्लियरिफिकेशन इन्होंने नहीं लाया है, चीज़ों को स्पष्ट बिल्कुल भी नहीं किया है कि आखिर ये दोनों चीज़ों को क्लियर तरीके से शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ साथ ये तो बात हमारी आ गई है 61 से 63 तक। दूसरा अब हमारा जो प्रोविज़न आता है वो आता है स्वीकारोक्ति को लेकर के, यानी कि सेक्शन 22 BSA। अब यहाँ पर देखिए, जब हम पढ़ते थे सेक्शन 24 से 30 तक इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो है हमारा कन्फेशन आता था, कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने सेक्शन 22 की बात की है। सेक्शन 22 जो है हमारा इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो ये बात करता है कि उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन, प्रपीड़न वर्ड इन्होंने इसमें न्यू ऐड किया है, ठीक है, या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में कब इररिलेवेंट होगी। यानी कि इन्होंने बहुत सारे सेक्शंस को यहाँ पर इंक्लूड है जो कि किया है। तो यहाँ इनका कहना क्या है कि BSA की धारा 22 के दूसरे प्रावधान में यह कहा गया कि यदि कोई स्वीकारोक्ति अन्यथा प्रासंगिक है, ठीक है, तो यह केवल इसलिए अप्रासंगिक नहीं हो जाती। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन 22 का जो दूसरा पार्ट है, कहने का मतलब है जो दूसरा प्रोविज़न दिया हुआ है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 29 में दिया हुआ था, तो वो यहाँ पर 22 के प्रोविजंस में इन्होंने रख दिया है। तो इसमें इनके कहने का मतलब यह है कि परंतु यह और कि यदि कोई संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है। इनके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संस्वीकृति कन्फेशन ऐसी है, ठीक है, जो कहीं अलग रिलीवेंट दी हुई है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, तो उसको केवल इस आधार पर क्या नहीं मान सकते, इररिलेवेंट नहीं मान सकते हो। कब? जब वो मतलब गुप्त रखने की वचन पर दी गई हो, नशे में दी गई हो, ठीक है, या प्रश्न उत्तर के रूप में दी गई हो, या फिर उसमें आपका जो 164 ICRPC आता था उसकी 183 BNSS उसके प्रोविजंस का पालन नहीं किया गया है, इस तरीके से नहीं दी गई है।
तो वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तो यह केवल इसलिए अप्रासंगिक नहीं मानी जाती क्योंकि अभियुक्त को चेतावनी नहीं दी गई है या वो ऐसी संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है, उसके खिलाफ इसका सबूत दिया जा सकता है कि बीएनएसएस की धारा 183 और सीआरपीसी की धारा 164 के वही चीज़ें हैं के साथ विरोधाभास में है। इनकी यहाँ मेन इन्होंने जो अपना बात रखी है वो रखी है कि 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेकंड प्रोविजो और 183 बीएनएसएस के जो प्रोविजंस है वो एक दूसरे के विरोधाभास में है। एक तरफ तो आप 183 के प्रोविजंस को फॉलो करने की बात करते हो कि भाई उसको वहाँ पर चुनौती देनी पड़ेगी, बट वहीं आप सेक्शन 22 के प्रोविज़ो में ये कह रहे हो कि अगर इस प्रकार उसको जो है चुनौती नहीं, चेतावनी नहीं दी गई है, मतलब उसको अभियुक्त को चेतावनी नहीं दी गई कि आप जो भी कहोगे आपके अगेंस्ट उसको यूज़ किया जाएगा, अगर उसको चेतावनी दिए बिना भी उससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो भी उसकी वो बातें जो है रिलीवेंट मानी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं दोनों एक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आगे इनका क्या कहना है देखिए, इस प्रावधान में न्यायिक स्वीकारोक्ति के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया गया जो किसी पुष्टि के अभाव में भी दोष सिद्धि का एकमात्र अभाव आधार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए हमारा जो क्रिमिनल चीज़ें होती हैं वो अपने आप में, जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं तो वो सीधी बात कहती है कि जो सिविल केसेस होते हैं उनमें तो समथिंग आपका 51% सबूतों का प्रूफ चल जाता है, बट जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें हर संदेह से परे आपको चीज़ें साबित करनी होगी। बट अब अगर आप अपने क्रिमिनल प्रोविजंस में इस तरीके का जो है विरोधाभास रखेंगे तो किसको वहाँ पर जो है प्रीफरेंस दी जाएगा, वो बात निकल कर सामने आ रही है यहाँ पर। ठीक है, और दोनों ही एक्ट जो है कोर्ट के अंदर यूज़ होने वाले हैं, प्रोसीजरल लॉ है। सेकंड दूसरा इन्होंने 24 का जो दूसरा स्पष्टीकरण जोड़ा है उसको यहाँ पर चेतावनी दी है, जिसमें सेकंड स्पष्टीकरण में इन्होंने यह जोड़ा है कि अगर एक से अधिक व्यक्तियों का जो है ट्रायल चल रहा है और कोई अभियुक्त अनुपस्थित है या फिर भगोड़ा है या 180 यानी कि 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उसको उद्घोषणा मतलब पालन करने में वो इनकैपेबल रहा है, तो फिर भी ये सेक्शन 24 के अंतर्गत उसके विचारण को संयुक्त विचारण समझा जाएगा दूसरों के साथ। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या ग्राउंड उठाया इस चीज़ को लेकर के, सह अभियुक्त का इकबालिया बयान दूसरे के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, इसलिए यह दूसरे अभियुक्त की दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर एक अभियुक्त ने कोई बात कही है तो आप उसे दूसरे के खिलाफ ठोस सबूत में यूज़ नहीं कर सकते हो और ना ही इसके आधार पर आप दूसरे को दोष सिद्ध कर सकते हो। जबकि बीएसए की धारा 24 का स्पष्टीकरण 2 के अनुसार भले ही तथ्यों के तौर पर किसी विशेष अभियुक्त पर संयुक्त रूप से विचारण नहीं चलाया जा सकता, लेकिन कल्पना के आधार पर यह घोषित किया जाता है कि उद्घोषणा का पालन करने में उसकी विफलता, ठीक है, यानी कि 84 बीएनएसएस के अंतर्गत जो उद्घोषणा जारी की गई है उसका पालन करने में अगर वो विफल रहता है या वो फरार हो जाता है तो उस पर दूसरों के साथ संयुक्त रूप से आप मुकदमा चला सकते हो। तो यह आर्टिकल 21 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीवन जीने का अधिकार, उसकी जो निष्पक्ष प्रोसेसर है उसकी गारंटी का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि अगर फरार सह अपराधी के इकबालिया बयान का इस्तेमाल मुकदमे का सामना कर रहे अन्य लोगों के खिलाफ किया जाता तो बाद वाले को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसके बाद फरार अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है और कबूलनामा खारिज किया जा सकता है अगर इस अनैच्छिक पाया जाता है, लेकिन दूसरे अभियुक्त को होने वाला नुकसान अपरिवर्तनीय होगा। तो ये बातें बिल्कुल आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दूसरा इन्होंने यहाँ पर 168 सेक्शन की बात कही है, जिसमें कि जो न्यायाधीश होता है उनको प्रश्न पूछने की, चाहे वो सुसंगत हो चाहे सुसंगत नहीं हो, किसी भी समय किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछने की पावर यहाँ पर जज को दी हुई है। तो इस पर भी इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन राइज किया है कि जज की सवाल पूछने या सबूत पेश करने का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है, लेकिन धारा के पहले प्रावधान में कहा गया है कि निर्णय इस अधिनियम द्वारा प्रासंगिक घोषित किए गए तथ्यों और विधिवत सिद्ध तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तो मुद्दों में तथ्यों के बारे में कोई संदर्भ नहीं है। स्पष्टीकरण आवश्यक निहितार्थ द्वारा मुद्दे में तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता को बाहर करता है। ठीक है, यह एक ट्रायल के उद्देश्य के विपरीत है। ट्रायल का उद्देश्य मुद्दे में तथ्यों के प्रमाण के आधार पर निर्णय देना है। यदि इस प्रावधान द्वारा मुद्दे में तथ्यों के प्रमाण को निहितार्थ द्वारा बाहर रखा जाता है तो मुद्दे में तथ्यों के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार यह प्रावधान परीक्षण के उद्देश्य को निरर्थक बना देता है। कहने का मतलब इन्होंने क्या है कि एक तरफ तो उन्होंने 168 के अंतर्गत जज को पावर दे दी, किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, सबूत पेश कर सकता है। फिर भी इन्होंने प्रोविजन में क्या कहते हैं कि इस अधिनियम द्वारा प्रासंगिक घोषित किए गए तथ्यों विधिवत सिद्ध तथ्यों, यानी कि भाई आप मामले में कुछ ही पूछ सकते हो, बट जो डिसीजन आप दोगे
वो उन्हीं फैक्ट पर दोगे जो इस अधिनियम के द्वारा रिलीवेंट घोषित कर दिए गए हैं या फिर सिद्ध कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल निकल करके आई हैं। केस का नाम भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार बोयनापल्ली बनाम भारत संघ का ये केस है। देखिए अब यहाँ पर अब आप लोग देख चुके हैं कि कितने कितने सेक्शंस को यहाँ पर जो है आपके चेतावनी दी गई है। 113, 152 जो है, 113 एंड 152 आपके BNS के लिए है, ठीक है। और आपका जो है 22 का सेकंड प्रोविज़न और 24 का सेकंड स्पष्टीकरण और सेक्शन 68, ठीक है। और आपका जो है 61 से 63, ठीक है। इनके कहने का मतलब क्या है, संस्वीकृति हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड हो गया, और साथ ही साथ न्यायाधीश की जज के प्रश्न पूछने की शक्ति। इन सारी चीज़ों को जो है हमारे BSA के अंदर चेतावनी दी गई है। अब यहाँ पर देखिए न्यायालय के द्वारा इन केसेस को जो इसको लेकर के फाइल किए गए थे एक जगह इंक्लूड कर लिया गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या इन चीज़ों को क्लैरिफाइड किया जाता है या फिर उनकी याचिकाओं उनकी इसमें फाइनल क्या डिसीजन दिया जाता है। तो अब यहाँ पर डिपेंड है चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक। तो जब भी इनमें कोई चीज़ें निकल करके आएंगी, ठीक है, तब हम फिर एक न्यू वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।